दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैसे को सिर्फ और सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं। यानी एक तरह से मान के चलो कि सैलरी आई, थोड़ी बहुत पैसे बच गए तो उसकी एक एफडी करा ली, या फिर मान लो उसकी एक आरडी करा ली। ऐसे ही मान लो कोई बिजनेस क्लास है, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए तो उसकी बैंक में गए और एक फिक्स डिपॉजिट करवा ली। अब इन सभी लोगों को एक चीज तो पता है कि जब हम बैंक में एफडी कराते हैं तो उस पर लगभग 6 से 6.5% का ब्याज मिलता है, जो कि बहुत कम है। ये सभी के सभी लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे को ज्यादा ब्याज मिले। अब ज्यादा ब्याज के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस और हैं भाई, या तो हम अपने पैसे के स्टॉक्स खरीद लें या फिर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि जी एक एसआईपी स्टार्ट कर ली। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं एक रिस्क तो जुड़ा हुआ है ना भाई। ठीक है, अगर मान लो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमारे पैसे ग्रो करते रहेंगे, लेकिन मान लो कुछ भी अनसर्टेन हो जाता है, जैसे कोविड आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हो गए, दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हो गई, तो रिसेशन आ जाता है तो हमारा पैसा नेगेटिव भी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क तो जुड़ा है ना कि पैसा ग्रो भी कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। अब एक ऐसी चीज और है, मतलब इस वीडियो का टाइटल ही ये है कि हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे हमारे रिटर्न्स भी एफडी से ज्यादा होंगे और हमारा पैसा भी ऑलमोस्ट जैसा एफडी है वैसा ही सेफ रहेगा। यानी अगर मैं एफडी में 6-6.5% का ब्याज कमा रहा हूं तो यहां पे मैं 8 से 9% का ब्याज कमाऊंगा और मेरा पैसा भी सेफ रहेगा। तो इसके लिए मैं कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं? देखो, पहली चीज तो समझो, मार्केट में 2 तरह के ऑप्शन है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की तरफ जाता हूं तो या तो मैं इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। इक्विटी क्या है? इक्विटी तो सिंपली स्टॉक मार्केट हो गया भाई, मैं एसआईपी स्टार्ट कर लूं या लमसम इन्वेस्टमेंट कर लूं। तो एक तो हो गया इक्विटी, जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम कोई एसआईपी की बात नहीं करेंगे, कोई म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, कोई स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे। तो हम मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे। हमें पैसा कहां लगाना है? ऐसी जगह लगाना है जहां मेरा पैसा भी सेफ है और मेरे को रिटर्न भी एफडी से ज्यादा मिले। तो इसके लिए आते हैं हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या है? बेसिकली एक तरह से आप समझो, डेट का मतलब ये है कि सेफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। डेट म्यूचुअल फंड अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करते हैं? जैसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अगर मान लो मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं, डेट म्यूचुअल फंड नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टार्ट करता हूं और मैं इसके अंदर पैसा डालता हूं, तो मेरा जो फंड मैनेजर है वो पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट करेगा? वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब उसके अंदर भी अलग अलग चीजें आ जाती हैं कि मान लो मैंने लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो टॉप 100 कंपनीज में मेरा पैसा इन्वेस्ट होगा। मिड कैप में इन्वेस्ट किया है तो 100 से 250 के बीच में, लाइक ऐसे करके मान लो कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो अलग अलग फंड्स होते हैं। ऐसे ही जो डेट म्यूचुअल फंड है, इस फंड में मेरा जो फंड मैनेजर होगा वो 3 कैटेगरीज में बेसिकली पैसे को इन्वेस्ट करता है। पहली कैटेगरी, या तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदेगा, या फिर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदेगा, या फिर कुछ एक मेरा पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर देगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? चलो थोड़ा सा और इसको बाइफरकेट कर लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड अलग अलग तरीके से, मतलब एक तरह से अलग अलग तरीके के होते हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं, फिर डेट म्यूचुअल फंड को समझेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब क्या है और कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है? देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड का सिंपली मतलब यह है कि भारत सरकार या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो कि महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, है ना, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब यह है कि जब सरकार हमसे पैसा उधार लेती है तो उसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है जी। अब वो पैसा उधार आप भी दे सकते हो, आपका फंड मैनेजर भी दे सकता है। तो अगर हम पैसा उधार देते हैं तो सरकार ने इसको भी थोड़ा बाइफरकेट किया हुआ है। अच्छा, पहले गवर्नमेंट बॉन्ड की बाइफरकेशन को बाद में समझेंगे। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब यह है कि जब बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज, ठीक है जी, जैसे मान लो रिलायंस, टाटा, है ना, आदित्य बिरला, लाइक ऐसी जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज भी हो सकती हैं, छोटी कंपनीज भी हो सकती हैं। तो जब ये कॉर्पोरेट कंपनीज हमसे, मतलब मेरे से, आपसे या आपके फंड मैनेजर से जब पैसा उधार लेती हैं तो इसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर मान लो कंपनी रिलायंस जैसी है, ठीक है, टाटा जैसी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, पैसा तो सबको चाहिए। ये कंपनीज जब पैसा उधार लेती हैं तो ये ब्याज, मान लो एफडी का ब्याज 6.5% है तो ये 7.5% दे देगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क कम जुड़ा है। ठीक है, इसलिए ब्याज भी कम है। अच्छा, अगर मान लो कोई छोटे लेवल की कंपनी है जो भी स्टार्टअप है या मिड लेवल की कंपनी है, अगर वो बॉन्ड्स इशू करती है तो उसमें ब्याज मेरे को फिर 9%, 9.5%, 10% भी मिल जाएगा। रीजन क्या है? कि कहीं ना कहीं रिस्क भी जुड़ा है, कल को वो कंपनी बंद हो जाए या व्हाटसोएवर। समझ के बात को? तो जब कंपनीज हमसे पैसा उधार लेती है तो उसे कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं। जब सरकार हमसे उधार लेती है तो उसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और तीसरा, हमारा फंड मैनेजर किस में इन्वेस्ट करता है कि कुछ एक फिक्स डिपॉजिट ही करवा ली, ताकि 5-10% पैसा इसमें रख दिया कि पैसा बिल्कुल ही सेफ रहे। तो जब हम
डेट म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करेंगे तो हमारा पैसा मेनली इन 3 सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ये डेट म्यूचुअल फंड भी लगभग 10-12 प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको ना एक काम करता हूं, थोड़ा सा साथ साथ बताता चलता हूं ताकि वीडियो में आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, मैं एक सेकंड ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं और यहां से एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने एंजल वन एप्लीकेशन खोल लिया। आप कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, जीरोधा यूज करते हो, जो भी यूज करते हो वो खोल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं मान लो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में गया, ठीक है, यहां से आपको फिल्टर लगा लेना है। ठीक है, फिल्टर लगाना है, एसेट क्लास में जाना है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। देखो, डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी, हाइब्रिड, ठीक है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, अदर्स। डेट म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो इस ड्रॉप डाउन को खोलूंगा ना, तो देखो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड दिख रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दिख रहा है, क्रेडिट रिस्क, डायनामिक बॉन्ड, फिक्स्ड मेच्योरिटी, फ्लोटर, गिल्ट, 10 ईयर ड्यूरेशन, लिक्विड फंड्स, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, ये अलग अलग तरह के डेट म्यूचुअल फंड है। ये आपको तभी समझ आएगा जब, एक सेकंड में इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हल्का सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, फिर ये 5 मिनट का काम है, आप आसानी से सब समझ जाओगे, एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है। मोटी और आसान भाषा में आप समझ गए कि भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट जब हमसे पैसा उधार लेती है तो उसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन भारत सरकार कितने टाइम के लिए उधार लेती है? देखो, अगर भारत सरकार 1 साल से कम समय के लिए हमसे उधार लेती है तो उसे हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल भी 3 प्रकार के इशू करती है। पहला 91 डेज का, दूसरा इसका डबल कर लो 182 डेज का, और तीसरा इसका डबल कर लो 364 डेज का। तो 1 साल से कम समय के लिए जब भारत सरकार उधार इशू करती है तो उसे ट्रेजरी बिल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो भारत सरकार कहती है कि 100 रुपए में रिटर्न डिस्काउंटेड रेट पे ये इशू किए जाते हैं। डिस्काउंटेड रेट का मतलब कि भारत सरकार ने एक 100 रुपए का आपको कूपन इशू कर, मतलब 100 रुपए की एक स्टैंप पे लिख के दे दिया कि मैं आपको 100 रुपए दूंगी। ठीक है जी, भारत सरकार ने बोला, लेकिन ये कितने रुपए में मिला आपको? 96 रुपीज पे मिला। तो 96 रुपए में आपने इसको खरीद लिया, या फिर मान लो आप 1000 का खरीदना चाहते हो तो 960 रुपीज आपने दिए और 1000 रुपए का ये पेपर खरीद लिया। तो जब मैच्योरिटी, आपने 960 दिए, लेकिन जब मैच्योरिटी होगी तो आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। मोटी बात एक ही पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि 1000 रुपए आप दे रहे हो और ब्याज के साथ आपको 1100 रुपए मिल रहे हैं, उस तरीके से नहीं करता। पहले कम पैसे लेते हैं और फिर फेस वैल्यू पे आपको ये इशू कर दिया जाता है। समझ के बात को? तो इतना कोई वो फर्क नहीं है। मोटी कहानी ये है कि जब भारत सरकार 1 साल से कम समय के लिए हमसे पैसा उधार लेती है तो उसे ट्रेजरी बिल बोला जाता है। अब ये भी अलग अलग, आप 91 डेज के ट्रेजरी बिल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 182 दिन और 364 डेज में भी। ठीक है जी। फिर दूसरा आता है जीसेक, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ये 5 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होती है। यानी मान लो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए, लेट अस सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और आपने भारत सरकार पे ये इन्वेस्ट किया कि जी भारत सरकार कह रही है हम 7 पॉइंट या फिर मान लो 8% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ठीक है जी, लेकिन 30 ईयर्स के बॉन्ड के लिए। तो आज 2025 चल रहा है, तो 2035, 2045 और 2055 में जाके इसकी मैच्योरिटी होगी। जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 8% ही रहेगा, चाहे कल को एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गिर के 2% पे आ जाए, डजेंट मैटर, आपका ये 8% पे ही चलता रहेगा 2055 तक। लेकिन मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 2 साल के बाद आपको लगा कि गलत फंस गया यार, 10 लाख रुपए तो मेरे को चाहिए। ठीक है जी, तो आप इसको 2 साल क्या 2 दिन के बाद भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपका पैसा, अब मान के चलो आपने 10 लाख रुपए 8% के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिए। अब 2 साल के बाद आपका मन किया ब्रेक करना है। मार्केट में मान लो अब इंटरेस्ट रेट्स गिर चुके हैं। ठीक है, अब जो नए बॉन्ड्स सरकार इशू कर रही है 30 इयर्स के, उस पे सरकार सिर्फ 6% का ब्याज दे रही है, लेकिन आपने ये बॉन्ड 8% के ब्याज से खरीदा हुआ है। समझ के बात को? तो आपका 10 लाख रुपया आपको 12 लाख 13 लाख रुपए करके वापस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉन्ड की डिमांड हो गई ना। ठीक है, जो नए बॉन्ड्स अब इशू कर रही है सरकार वो 6% पे कर रही है, लेकिन 2 साल के बाद मान लो आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो और आपने जब ये गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा 8% से खरीदा, लेकिन अब देश में एफडी वेफडी के या फिर मान लो रेपो रेट बढ़ गया, तो रेपो रेट बढ़ गया तो ब्याज भी बढ़ गए। ठीक है भाई, लोन भी महंगा हो गया और ब्याज भी बढ़ गए, एफडी वेफडी पे जो इंटरेस्ट बोरोवर को मिलता है वो भी बढ़ गया। अब जो सरकार नए बॉन्ड इशू कर रही है वो मान लो 10% पे इशू कर रही है और आपने ये खरीद रखा है 8% पे, तो फिर जब आप बेचने जाओगे तो आपको 10 लाख की जगह 9 लाख या 8.5 लाख रुपए मिलेगा। तो एग्जैक्ट मतलब बेच कभी भी सकते हो, लेकिन वही डिमांड एंड सप्लाई की बात है। समझ गए? तो गवर्नमेंट बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए जब सरकार इशू करती है तो ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में जब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करे जाते हैं तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला जाता है। तीसरा आता है, एक सेकंड पेन कहां चला गया यार, तीसरा आता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड।
फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का सिंपली मतलब यह है कि मान लो आपने आज 8% पे खरीद लिया 30 ईयर्स के लिए, मान लो 20 ईयर्स के लिए, ठीक है जी। फ्लोटिंग का मतलब यह है कि कल को अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है, मान लो 0.5% से बढ़ाता है, तो आपका जो ब्याज है वो भी बढ़ के 8.5% पे पहुंच जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अगर कल को घटाता है तो आपका ब्याज भी घट के 7.5% पे पहुंच जाएगा। तो इसमें रिस्क खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज फिर लोग कहेंगे फिर तो फ्लोटिंग ही ठीक है। देखो, फ्लोटिंग ठीक है, जिसका रिस्क एपेटाइट नहीं है उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि यार आज से 30 साल के बाद कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स कम ही होंगे, ठीक है, एफडी के इंटरेस्ट रेट्स कम ही होंगे। आज मैं अगर 8% पे खरीद लेता हूं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5-8%, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, तो अगर मैं आज खरीद लेता हूं और कल को इंटरेस्ट रेट्स कम ही होंगे तो मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, तो फिर वो आपको नॉर्मल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें मिलेगा। फ्लोटर लोग है तो वही चीज है कि घटेगा तो आपका भी घट जाएगा, बढ़ेगा तो आपका ही बढ़ जाएगा। एक चीज और, जो भी इस वीडियो में हम समझेंगे, अभी मैं वैसे ही कहने का मेरा भाव बस ये है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा। जब भी आप इन्वेस्ट करोगे, जहां पे भी करोगे, या तो आप अपने दिमाग से इन्वेस्ट करोगे या किसी एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्ट करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है जी। अच्छा, फिर एक लास्ट, सरकार उधार लेती है, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया। ये बेसिकली अब तो बंद ही कर रखे हैं सरकार ने काफी टाइम से, इसके ऊपर कभी अलग डिस्कशन करेंगे, ये गोल्ड से रिलेटेड है तो इसको आप छोड़ दो। मोटी कहानी अभी आप यही समझो कि सरकार उधार लेती है, ठीक है, ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड से, ठीक है जी। अच्छा, ऐसे ही जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, आपकी जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज है जैसे रिलायंस वगैरह, अगर इनको शॉर्ट टर्म उधार चाहिए कि मान के चलो 1 साल से कम, जैसे सरकार को शॉर्ट टर्म उधार चाहिए तो हम इसे ट्रेजरी बिल बोलते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज को अगर शॉर्ट टर्म उधार चाहिए तो इसे हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं। ये 7 डेज से लेकर के 365 डेज के बीच में इशू किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो इसे हम बोलते हैं फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बोल देते हैं। तो अभी तक की कहानी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई, ठीक है। अब एक बार दोबारा से यही स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन करनी पड़ेगी मेरे को, एक सेकेंड, यही एंजल 1 पे मैं आ गया, ठीक है, वही पेज ही खुला हुआ था मेरे पास, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक सेकंड ऑन हो रही है। चलो, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होगी तो मैंने यहाँ एसेट क्लास में जब मैं आया तो ये अलग अलग डेट म्यूचुअल फंड दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंड मैंने यहाँ पे भी लिख लिए हैं, तो बट एक एक करके भी मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, सबसे पहला कौन सा है, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। भी अब मान लो, कहने का मतलब है कि अब मान लो हमने ये मन तो बना लिया कि हम एफडी नहीं कराना चाहते, ना ही मैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में पैसा लगाना चाहता। अभी कहने का मतलब एफडी में ब्याज कम है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक वगैरह के अंदर रिस्क जुड़ा हुआ है। तो अब कहने का मतलब मेरा मन बन ही चुका है कि मेरे को एफडी से तो ज्यादा ब्याज चाहिए, ठीक है, एफडी से ज्यादा ब्याज चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेफ भी होनी चाहिए। तो ठीक है ना, फिर ये चीज समझ आ गई कि डेट म्यूचुअल फंड है। डेट म्यूचुअल फंड का काम भी समझ आ गया कि या तो ये पैसा भी मेरे से पैसा लेकर के मेरा फंड मैनेजर या तो सरकार को उधार देगा या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को उधार देगा। अगर ज्यादा पैसा सरकार को दे रहा है फिर तो मेरी इन्वेस्टमेंट मान के चलो कि 100% ही सेफ है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को दे रहा है तो हालांकि सेफ है, लेकिन उतनी सेफ नहीं है कि जितना पैसा सरकार को दे करके मैं सेफ था। समझ के बात को? तो कहने का मतलब सरकार को जो पैसा गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो पैसा गया, चाहे वो ट्रेजरी बिल की फॉर्म में जाए, शॉर्ट टर्म की फॉर्म में जाए या फिर लंबे समय के लिए जाए, वो तो पैसा 101% सेफ है, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरा पैसा कॉर्पोरेट को जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को जा रहा है तब तो मेरा पैसा सेफ ही है, ऑलमोस्ट सेफ है, 99% सेफ है। लेकिन अगर मेरा पैसा शॉर्ट इन द सेंस छोटी कॉर्पोरेट्स को जा रहा है तो वहां पे मेरे को ब्याज तो ज्यादा मिलेगा लेकिन मेरा रिस्क जुड़ा हुआ है। अब ये जितने भी फंड्स हैं अलग अलग, जो भी मैं आपको बाइफर्केशन समझाऊंगा डेट म्यूचुअल फंड का, इसमें बस यही चीज है, आपको ये देखना है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। तभी मैंने आपको बोला ये एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, मैंने अब आपको समझा दिया। अब आप एक एक करके समझाऊंगा तो खुद से अब वो कर लोगे इसका होमवर्क कि कौन से वाले में आपको इन्वेस्ट करना है, यानी का आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उस हिसाब से आप ये चीज जज कर लोगे, ठीक है। देखो पहला कौन सा लिखा है, बैंकिंग एंड पीएसयू, तो यहां पे सामने करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो बैंकिंग एंड पीएसयू के अंदर जो आपका फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को या तो बैंक के अंदर इन्वेस्ट करेगा, यानी बैंक के जो बॉन्ड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करेगा। बैंक के बॉन्ड एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक के बॉन्ड्स में भी कर सकता है और एसबीआई, पीएनबी जैसे सरकारी बैंक्स के बॉन्ड में भी इशू कर सकता है। तो हालांकि ये बैंक्स तो आप समझो कि आरबीआई की गाइडेंस में काम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैसा काफी हद तक सेफ है, ठीक है जी। सरकारी बैंकों में तो बिल्कुल ही सेफ है। दूसरा पीएसयू, जो जितने भी ये
सरकारी कंपनीज है ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। यानी ऑल टुगेदर मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो 99.99% सेफ है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मान लो मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है, अप्लाई फिल्टर करता हूं, तो यहां से अलग अलग ये फंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो जैसे कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है, तो ये रिटर्न मेरे को दे रहा है 8% का। जैसे मैं खोल के भी दिखाता हूं, जैसे यहां पे लगभग सारे के सारे ही 8% का रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं एक सेकंड इसको बंद करके यहां पे आपको ये दिखाऊं कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के बारे में, ठीक है, तो इसके रिटर्न 3 साल के 8% है, पिछले 1 साल का 8.34% है, और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 6.46% है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग कहां इन्वेस्ट करता है, तो एक सेकेंड, जैसे होल्डिंग ये देखो 95.3% तो डेट में ही हो गई, ठीक है, कि बॉन्ड्स के अंदर ही मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कोई इक्विटी के अंदर पैसा नहीं जा रहा। बाकी लगभग 4.5% कैश की फॉर्म में रखा है कि मान लो कोई विड्रॉ करता है पैसे को, तो फंड मैनेजर के पास पैसा भी तो होना चाहिए उसको रिडेम्पशन का पैसा देने के लिए। ठीक है। अच्छा, सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो एक सेकंड कंपनीज दिखा देता हूं मैं आपको। बाकी थोड़ा बहुत एग्जिट लोड भी आप खुद चेक करना भाई, एक एक का मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 0.40% है, तो कोई खास इसका वो है नहीं। ठीक है, एग्जिट लोड कह रहा हूं, एक्सपेंस रेशियो कुछ ज्यादा खास तो है नहीं है। ठीक है। और यहां से इन्वेस्टमेंट में एक सेकंड देख लूं, हाँ ये, तो देखो वही चीज़ है, जैसे ये क्या बोलते हैं सरकारी कंपनियां होगी, ये फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रखा है, फिर एचडीएफसी बैंक हो गया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ऑल टुगेदर वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसे करके आपको एक एक का चेक कर लेना है। अब मैं आपको फटाफट से थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है। तो पहला आप समझ गए कि अगर मान लो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो और एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर दूसरा आ जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ठीक है। अब हर एक की रिटर्न आप चेक कर लेना, फिल्टर लगा करके एक एक इस ऐप के अंदर आ ही रहा है। ठीक है। बट एक बार आप समझ लो कि कौन से फंड, कौन से बॉन्ड का क्या मतलब है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की बात करें तो वही चीज है, ये कॉर्पोरेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब अलग अलग फंड है ना, अगर मान लो आप इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे कॉर्पोरेट फंड आ जाएंगे। कुछ कॉर्पोरेट फंड होंगे जो लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, वो उसका रिस्क फिर भी कम है। फिर भी क्या मतलब, मान लो 99% सेफ है अगर रिलायंस टाटा जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा। लेकिन कुछ ऐसी अगर मान लो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो या मिड कैप में कर रहे हो तो वहां थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है ना बात को, तो ये चीज देख लेना अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले, अपने रिस्क एपेटाइट को देख लेना। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का मतलब ये है कि आपका पैसा फंड मैनेजर कॉर्पोरेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर तीसरा क्या है, क्रेडिट रिस्क फंड। देखो वैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का ऑल टुगेदर मतलब ये होता है, अगर कॉर्पोरेट ही लिखा आ गया ना तो लार्ज कैप कंपनीज में ही मेनली पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, हद से हद मिड कैप में। वहीं दूसरा जो ये क्रेडिट रिस्क फंड होता है ना, इसमें आपका जो पैसा है वो लो रेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, कि जो छोटी कंपनीज हैं, तो इसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। अब वही चीज है, रिस्क है तो उनको भी पता है कंपनीज को अगर पैसा उधार लेना है तो इंटरेस्ट भी 10-11% का देना पड़ेगा। तो वही चीज आ जाती है कि इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है लेकिन रिस्क भी जुड़ा है, कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। तो ये आपको देखना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ठीक है। अगेन दोबारा बोल रहा हूं, ये एक एजुकेशनल वीडियो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट या तो आप खुद करोगे या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह से करोगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है डायनामिक बॉन्ड। ये डायनामिक बॉन्ड क्या होते हैं, देखो इसके अंदर जो आपका फंड मैनेजर है ना, वो सूझबूझ से इन्वेस्ट करता है। जैसे मान लो लेट अस सपोज कि आज आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी 8% के हिसाब से। ठीक है जी। अब आपके फंड मैनेजर को यह लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो सकता है कि 9% हो जाएंगे, भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाने वाला है। तो आपका फंड मैनेजर क्या करेगा कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर देगा, भी 1 साल के, 6 महीने के ऐसे बॉन्ड्स को। क्यों भाई, शॉर्ट टर्म को खरीदेगा, 6 महीने बाद ये मैच्योर हो जाएगा, फिर नया बॉन्ड 9% के हिसाब से खरीदेगा। लेकिन वहीं अगर मान लो आज 8% पे खरीदा है, ठीक है, और आपके फंड मैनेजर को लग रहा है कि हो सकता है कि अभी ना आरबीआई रेपो रेट को घटाएगा और ब्याज दर मार्केट में कम हो जाएंगे, तो आपका जो फंड मैनेजर है वो जो बॉन्ड खरीदेगा ना, वो लॉन्ग रेंज का खरीद लेगा। भाई 8 साल का खरीद लिया, 20 साल का खरीद लिया, 30 साल का खरीद लिया, समझ गए बात को, ताकि आपको प्रॉफिट निकल जाए। तो डायनामिक में यही होता है कि आपका फंड मैनेजर दिमाग लगाता है शॉर्ट टर्म मतलब इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से। ठीक है जी। तो ये डायनामिक फंड्स होते हैं। अच्छा, फिर एक होते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। ये जस्ट आपका एक एफडी की तरह होते हैं कि मान लो इन्वेस्टमेंट तो करेगा, कॉर्पोरेट में भी करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी करेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करेगा फिक्स टेन्योर के लिए करेगा। भी 1 साल का बॉन्ड खरीद लिया, 5 साल का खरीद लिया, 3 साल का खरीद लिया, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर अगर मैं बात करूं फ्लोटर फंड की, ठीक है,
फ्लोटर फंड का मतलब वही, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड जब हम खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो होती है नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक होती है फ्लोटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो आपका ही बढ़ जाएगा, घटा तो आपका भी घट जाएगा। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं, ठीक है जी, इसमें रिस्क खत्म हो जाता है। फिर आते हैं गिल्ट फंड। गिल्ट फंड का मतलब ये होता है कि कॉर्पोरेट के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा ना वो 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाएगा। भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे, ठीक है जी। अब जैसे मान लो गिल्ट फंड आपने लिया, तो जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे कुछ ऐसा लिखा आता है 7.18% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2037, तो ये 2037 में मैच्योर हो जाएगा और इस पे 7.18% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऐसे ही 7.26% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2052, तो ये 2052 में मैच्योर हो जाएगा, इसका 7.26% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप कितना पैसा डालते हो, मान लो 50,000 डाला, 5,000 डाला, ठीक है, 50 लाख डाला, 5 करोड़ डाला, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ओके, फिर लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स बेसिकली ऐसे फंड्स होते हैं, ये उन लोगों के लिए ठीक है कि मान लो करंट अकाउंट है किसी के पास, करंट अकाउंट में 0% ब्याज मिल रहा है। अब इसके अंदर कुछ पैसा पड़ा है, मान लो 2 लाख रुपए पड़े हैं आपके पास, ठीक है जी, 2 लाख पड़े। अब ये पैसा अभी आपको नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पैसा चाहिए भी हो कल को, हो सकता है हफ्ते बाद चाहिए हो, 10 दिन बाद चाहिए हो सकता है महीने बाद भी चाहिए हो, या हो सकता है 2 महीने बाद भी चाहिए हो। तो कुछ एक ऐसा पैसा जो आपको हो सकता है 10-15 दिन बाद भी चाहिए हो सकता है 2 महीने बाद भी चाहिए हो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो, तो ऐसे पैसे को आप लिक्विड फंड्स में डालो, ठीक है। इस पैसे मतलब ये बोला जाता है कि 15 से 20 दिन के लिए अगर किसी को पैसा पार्क करना है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़िया रहती है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपका जो फंड मैनेजर है वो या तो ट्रेजरी बिल्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर आपके जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं शॉर्ट टर्म वाले उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसे आप कमर्शियल पेपर भी बोल सकते हो। तो मेनली पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, अब बात आती है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की। तो इसके अंदर वही चीज है, जो 10 साल से बड़े बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं उसको लॉन्ग ड्यूरेशन बोलते हैं। लो ड्यूरेशन यानी 6 महीने से लेकर 12 महीने के जो बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। मीडियम ड्यूरेशन हो गया 3 से 4 साल। फिर शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया आपका 1 से 3 साल जिसके मैच्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं। फिर अल्ट्रा शॉर्ट हो गया जो 3 से 6 महीने के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। ये मतलब बेफालतू के बाइफर्केशन की हुई है, बड़ी बेसिक सी चीजें, ठीक है। फिर एक हो गया मनी मार्केट फंड, ठीक है, ये आपका कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करता है और ट्रेजरी बिल में, ठीक है। मनी मार्केट फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका फंड मैनेजर एक तो कमर्शियल पेपर में यानी जो कॉर्पोरेट कंपनीज को पैसा दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करेगा। दूसरा ट्रेजरी बिल यानी जो भारत सरकार को पैसा दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसके अंदर मेनली हमारे पैसे को ये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, और जो आपके कमर्शियल पेपर हैं दोनों ही डिस्काउंटेड रेट्स पे इशू किए जाते हैं। मतलब समझ गए ना बात को, कि मान लो मैच्योरिटी अमाउंट 100 रुपए है और मान लो 95 रुपीज पे इशू कर दिए गए, ठीक है। या मान लो अगर किसी को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं 3, 4, 5, तो मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख है तो 95,000 पे इशू कर दिए जाएंगे। यानी आपको 95,000 इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख, वो डिपेंड करता है क्या इंटरेस्ट रेट है। तो कहने का मतलब डिस्काउंटेड रेट पे ये इशू किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी। एक चीज और है, 2 चीजें हैं। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये नई सीरीज है बेसिकली जो हमने शुरू की है, काफी सारे बैंकिंग टॉपिक्स, फिर वही पुराने, और फिर कमेंट्स आते हैं कि कुछ नया। तो ये एक प्रयास था। एक तो हम इकोनॉमिक टाइम्स की सीरीज चला ही रहे हैं साथ साथ बीच में, दूसरा ये ट्रायल था कुछ नया टॉपिक के ऊपर। काफी डिटेल रिसर्च लगती है इसके ऊपर, ठीक है, पूरा दिन लग जाता है इसको रिसर्च करने में, तो जाकर के एक बेस्ट वीडियो निकल के आती है। तो एक नया ट्रायल था। इसके अलावा हम रियल एस्टेट के ऊपर भी एक वीडियो प्लान कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब जो रियल एस्टेट है वो एक चीज समझ ली कि हमने बोल दिया कि जी म्यूचुअल फंड बेटर है या रियल एस्टेट बेटर है, बट रियल एस्टेट में जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्ट करते कैसे हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर एक वीडियो में प्लान कर रहा हूं अच्छे से, ठीक है। आप चाहो तो इसके बाद वो वीडियो भी देख सकते हो, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है, बनने के बाद ये वीडियो तभी डालूंगा मैं फिर, ठीक है। और एक लास्ट चीज ये कि हमने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके अंदर हम बैंकिंग के सारे अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, जैसे करंट जीके वगैरह। तो वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर ये सेशन आपको जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट किया करो प्लीज यार, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं फिर वीडियोज बनाने में, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।